डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने गुणक का अर्थ, गुणक की किस प्रकार से क्रियाशील होता है एवं उसकी मान्यताओं का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम गुणक में रिसाव, आलोचनाएं और उसके महत्व की चर्चा करेंगे। Leakages. What are leakages in multiplier? Leakages are potential diversions from the income stream which tend to weaken the multiplier effect of new investment. अर्थात जो विनियोग करने से जो आय में प्रवाह होता है या आय में वृद्धि होती है गुणक के क्रियाशील होने से, उसमें जो जितनी होनी चाहिए, जितना पोटेंशियल मल्टीप्लायर का इफ़ेक्ट होना चाहिए उतना नहीं होता, उससे कम होता है या उसमें डाइवर्शन हो जाता है। वो ही गुणक में रिसाव के कारण बनते हैं या गुणक में रिसाव कहलाते हैं। Given the marginal propensity to consume, the increase in income in each round declines due to leakages in the income stream and ultimately the process of income propagation. कहने का तात्पर्य है कि दी हुई सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के कारण हर राउंड में जब जो आय प्रवाह है वो कम होता जाता है, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसमें रिसाव उत्पन्न होते हैं और इस रिसाव के कारण जो गुणक का प्रभाव आय में वृद्धि होनी चाहिए उतनी ना होकर उससे कम होती है। अब हम देखेंगे कि इन रिसाव का ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण रिसाव उत्पन्न होते हैं या जो आय प्रवाह है वो पूर्ण क्षमता तक नहीं बढ़ता। तो इसमें जो प्रमुख लीकेजेस हैं, प्रथम है सेविंग। सेविंग जो है सबसे महत्वपूर्ण लीकेज है मल्टीप्लायर प्रोसेस में, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम 1 से कम और 0 से ज़्यादा मानते हैं। इसका मतलब है कि आय का पूरा हिस्सा व्यय नहीं किया जाता या जो आय में वृद्धि होती है उसको पूर्ण रूप से उपभोग में खर्च नहीं किया जाता, किंतु उसका एक हिस्सा बचत के रूप में रखा जाता है, जिस कारण से जो दूसरा राउंड होगा उसमें बचत के कारण रिसाव पैदा होगा और जो जितनी आय बढ़नी चाहिए उससे कम आय बढ़ेगी। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि गुणक और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक में विपरीत संबंध है। Higher the marginal propensity to save, the smaller will be the size of multiplier. जितना अधिक सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य होगा, गुणक का मूल्य उतना ही कम होगा और आय उतनी ही कम बढ़ेगी। तो इस प्रकार से दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी कि मुद्रा को तरल रूप में रखने की चेष्टा। जितनी ज़्यादा मुद्रा को नगद रूप में रखा जाएगा, अब कारण नगद रूप में रखने का ट्रांजैक्शनरी भी हो सकता है, प्रिकॉशनरी भी और स्पेक्युलेटिव, अर्थात लेन देन उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य, तीनों कोई से भी उद्देश्य हो सकते हैं जिस कारण व्यक्ति मुद्रा को नगद रूप में रखना चाहता है। तो जितनी मात्रा नगद रूप में रखी जाएगी वो रिसाव का कार्य करेगी और आय का जो प्रवाह है या उसमें छिद्र के रूप में कार्य होएगा
और आय उतनी गुणा नहीं बढ़ पाएगी जितनी की बढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी आय प्रवाह में लीकेजेस का कार्य करती है। फिर इसके बाद प्रेफरेंस टू परचेज ओल्ड स्टॉक एंड सिक्योरिटीज़, अर्थात अगर आय का बढ़ा हुआ हिस्सा ओल्ड स्टॉक्स, पुराने स्टॉक और सिक्योरिटीज़ को क्रय करने में किया जाता है और कंज्यूमर गुड्स पे वह नहीं किया जाता, जिससे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कमी आएगी और इसका जो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आय में विपरीत दिशा में पड़ेगा, यानी कि जो गुणांक का मूल्य है वो घट जाएगा और उपभोग भी घटेगा, उपभोग व्यय घटेगा और साथ ही साथ आय वृद्धि भी घटेगी। तो इस प्रकार से यह एक लीकेज के रूप में क्रियाशील होगी। डेट कैंसिलेशन यानी कि ऋण, अगर व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई आय के हिस्से को ऋण भुगतान के रूप में देता है तो, और जब ऋण भुगतान के रूप में देगा तो उपभोग व्यय घटेगा और जब उपभोग व्यय घटेगा तो एक प्रकार से रिसाव उत्पन्न होगा और आय में वृद्धि पूर्ण रूप से नहीं हो सकेगी। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से डेट कैंसिलेशन भी एक लीकेज का रूप में क्रियाशील होता है। फिर प्राइस इन्फ्लेशन, तो प्राइस इन्फ्लेशन का अर्थ है जब कीमत में वृद्धि होती है तो rise in price of consumption good implies increased expenditure on it। तो इसके कारण क्या होगा कि जो increased income है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा हायर प्राइसेस और जो वास्तविक उपभोग है और वास्तविक आय है उसमें कमी आएगी। तो इस प्रकार से कीमत वृद्धि जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसाव है जिस कारण से आय और उपभोग में पूर्ण रूप से वृद्धि नहीं हो पाती। फिर अन्य जो महत्वपूर्ण रिसाव है वो है नेट इम्पोर्ट्स। तो इम्पोर्ट्स यानी कि आयात, जब हम वस्तुओं का आयात करते हैं तो वह भी एक रिसाव है। क्यों? क्योंकि जो हमारी घरेलू आय प्रवाह है वो प्रभावित होती है और जो हम क्रय करते हैं हमारी मुद्रा दूसरे देश में प्रवाहित होती है, जिस कारण से हमारे घरेलू आय प्रवाह में रिसाव उत्पन्न होता है। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो आय में वृद्धि होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं होती और उसका प्रभाव दूसरे देश में देखा जाता है। फिर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स यानी कि अवितरित लाभ, यानी कि जब आय जो है किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं अगर उनको रिजर्व फंड में के रूप में रखा जाता है, दूसरे शब्दों में उसको शेयर होल्डर्स में वितरित नहीं किया जाता, तो वह एक आय प्रवाह में रिसाव का कार्य बनता है और इस प्रकार से कंपनीज की जो आय है उसमें कमी आती है कि मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स टेंड्स टू रिड्यूस द इनकम ऑफ द कंपनी and hence further expenditure on consumption goods, thereby weakening the multiplier process. Now the next leakage is taxation. अब करारोपण, करारोपण भी एक प्रमुख रिसाव है जो कि मल्टीप्लायर प्रभाव प्रोसेस को या मल्टीप्लायर प्रक्रिया को क्षीण करता है। तो
जब प्रोग्रेसिव टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो उससे जो खर्च योग्य आय है उसमें कमी आती है। जैसे जैसे कर बढ़ता जाता है वैसे वैसे खर्च योग्य आय में कमी आती जाती है और जिस कारण से उपभोग व्यय में भी कमी आती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टैक्सेशन का या करारोपण का भी वही प्रभाव होता है जो कि कीमत में वृद्धि का होता है। तो इस प्रकार से increased taxation reduces the income stream and lowers the size of the multiplier. Now the next point is excess stock of consumption goods. If the increased demand for consumption good is met from existing excess stock of consumption goods, there will be no further increase in output, employment and income, and the multiplier process will come to halt. अर्थात अगर उपभोग व्यय जो है एग्जिस्टिंग स्टॉक में से किया जाता है तो आगे जो आय उत्पादन रोजगार में वृद्धि होती है वो एक तरह से रुक जाएगी और गुणक प्रभाव भी कमज़ोर पड़ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम महत्वपूर्ण है और सीधा आय में वृद्धि करता है, किंतु सार्वजनिक व्यय जो है वो निजी व्यय को विपरीत दिशा में या प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिस कारण से जो निजी व्यय है वो अनप्रॉफिटेबल हो जाता है या उसमें कमी आ जाती है या हतोत्साहित होता है। तो इस प्रकार से हमने इस स्लाइड में देखा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जो गुणक प्रक्रिया में रिसाव का कारण बनते हैं। अब आलोचकों ने जो गुणक की आलोचना की है वो इस प्रकार से है कि जो प्रोफेसर हैंसन हैं वो कहते हैं कि जो मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट है 1/1 माइनस MPC वो एक अरिथमेटिक मल्टीप्लायर है, जबकि व्यावहारिक गुणक नहीं है। वो व्यक्ति के व्यावहारिक पैटर्न को नहीं बताता, केवल एक अरिथमेटिक रूप से या गणितीय पिक्चर दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस आधार पे उन्होंने कहा कि जब वह एक केवल गणितीय फॉर्मूला है तो इट इज़ टॉटोलॉजिकल। फिर टाइमलेस एनालिसिस। तो कीन्स का जो लॉजिकल थ्योरी है वो उसमें समय अंतराल को नहीं लिया गया है, उसमें तुरंत जैसे ही विनियोग में वृद्धि होती है आय में वृद्धि होती है और उपभोग में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से समय अंतराल की उपेक्षा की गई है जो कि अव्यावहारिक और अवास्तविक है। फिर वर्थलेस थ्योरेटिकल टॉय, यानी कि कुछ अर्थशास्त्री जैसे हेजलेट का कहना है कि ये एक सिंपल रिलेशनशिप बताता है, कोई नई चीज़ नहीं बताता, केवल विनियोग और आय में एक सिंपल सा रिलेशनशिप को अभिव्यक्त करता है। इसलिए उन्होंने इस आधार पर उसको एक वर्थलेस थ्योरेटिकल टॉय माना है। फिर एक्सेलरेशन प्रभाव यानी कि त्वरक प्रभाव की उपेक्षा की गई है, जो कि इस सिद्धांत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमजोरी है। क्योंकि गुणक जो है केवल यह बताता है कि विनियोग में
वृद्धि होने से आय में वृद्धि होती है उपभोग व्यय के माध्यम से, किंतु उपभोग व्यय जो है वो विनियोग को भी प्रभावित करता है त्वरक सिद्धांत के माध्यम से, जिसकी कीन्स ने आलोचना की है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो पांचवी आलोचना है वो ये बताती है कि एमपीसी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। प्रोफेसर गॉर्डन जो थे उन्होंने बताया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमजोरी है। क्यों? क्योंकि कभी भी एमपीसी जो है वो स्थिर नहीं रहती। डायनेमिक इकोनॉमी है, गतिशील अर्थव्यवस्था है, जिसमें जो एमपीसी है, जैसे जैसे जो व्यापार चक्र होते हैं उसमें एमपीसी में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर वो कहते हैं कि जिस मान्यता पर ये आधारित है गुणक सिद्धांत वो गलत है, अव्यावहारिक है। फिर इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, जो कीन्स ने गुणक के माध्यम से जो संबंध स्थापित किया है आय और उपभोग में, वो प्रोपोर्शनल है, और जबकि लीनियर और प्रोपोर्शनल लीनियर रिलेशनशिप बताई है, जबकि अर्थशास्त्री या एम्पायरिकल स्टडीज़ ये बताती हैं कि उपभोग और आय में जो संबंध है वो नॉन लीनियर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यद्यपि ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है, किंतु फिर भी इसकी मान्यताओं के आधार पर अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से इस सिद्धांत की आलोचना की है। इसके उपरांत यद्यपि सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं, फिर भी ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। और रिचर्ड गुडविन ने कहा कि लॉर्ड कीन्स डिड नॉट डिस्कवर द मल्टीप्लायर दैट honor goes to R.F. Khan, but he give it the role it plays today by transforming it from an instrument for the analysis of road building into one for the analyzing the income building. It set a fresh wind blowing through the structure of economic thought। अर्थात उन्होंने कहा यद्यपि इसको R.F. खान ने इस सिद्धांत को बताया था, किंतु प्रमुख श्रेय जो जाता है रिचर्ड गुडविन के अनुसार वो प्रोफेसर कीन्स को जाता है, जिन्होंने बहुत ही इसका प्रतिपादन करके बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण आय का और इकोनॉमिक थॉट जो है उसमें एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम देखते हैं किस आधार पर इसकी महत्व को दर्शाया जा सकता है। जैसे हम पहला लेते हैं ट्रेड साइकिल या व्यापार चक्र। तो व्यापार चक्र का समझाना जो है, व्यापार चक्र क्या होते हैं, ये गुणक प्रक्रिया के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया जा सकता है। देखिए, जब विनियोग में कमी आती है तो उससे आय, रोजगार, उत्पादन घटता है, जो कि रिसेशन या डिप्रेशन की तरफ अर्थव्यवस्था को ले जाता है। इसके कॉन्ट्रे या इसकी विपरीत, जब विनियोग में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था को रिवाइव होती है अर्थव्यवस्था, और इस प्रक्रिया में आय, रोजगार, उत्पादन बढ़ता है, जो एक बूम या इन्फ्लेशन की स्थिति को ले जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यापार चक्र की सुंदर व्याख्या गुणक द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी, यानी कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर किसी प्रकार का डाइवर्जेंस है
सेविंग और इन्वेस्टमेंट में या सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब विनियोग में वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि होती है और गुणक प्रक्रिया के माध्यम से जो आय में वृद्धि होगी वो बचत में वृद्धि करेगी और बचत पुनः विनियोग के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से बचत और विनियोग में साम्य की स्थिति को बनाता है। इसके उपरांत जो भी आर्थिक नीतियाँ हैं वो उसमें गुणक एक महत्वपूर्ण टूल उपकरण का कार्य करता है और हम देखते हैं कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार की जो भूमिका है आर्थिक क्षेत्र में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनिवार्य भी है। जैसे कि अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं तो विनियोग में सरकार को वृद्धि करनी पड़ती है, जिसके कारण आय, रोजगार, उत्पादन में वृद्धि होती है और पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। फिर व्यापार चक्र को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर सपोज डिप्रेशन की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में विनियोग में वृद्धि की जाएगी, विनियोग में वृद्धि होगी तो आय और रोजगार में वृद्धि होगी, जिससे डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताती है कि अगर सरकार जो है डिप्रेशन को दूर करना चाहती है तो ऐसे समय में चीप मनी पॉलिसी यानी कि ब्याज की दर को कम करने से वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इतनी कम होती है कि निम्न ब्याज दर पर भी निजी विनियोग में वृद्धि नहीं होती। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके विनियोग में वृद्धि करके आय, रोजगार, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और फाइनली हम कह सकते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो जो मल्टीप्लायर है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देता है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा उपकरण है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय, रोजगार को बढ़ा सकता है, एक ऐसा माहौल बना सकता है जिसके उपरांत जो निजी विनियोग है वो सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। तो हम देखते हैं इस प्रकार से कि गुणक जो है अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी क्षेत्रों में गुणक क्रियाशील होता है। और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।